गिनती जाओ बेबी जहां तक गिनना आता है। बिल्लियों के गुर्राने से शेर काबू में नहीं आते। मैं हूं गरम धरम, कैसी शर्म। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। एक जमाना था जब खलनायक को हीरो के बराबर क्रेडिट दिया जाता था, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि खलनायक की वजह से निर्माताओं की जेबें भरती थी। पहले प्राण, फिर अजीत, अमजद खान, डैनी, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और भी न जाने कितने ही खलनायक थे, जिनकी गिनती हिंदी सिनेमा के सबसे खूंखार खलनायकों में होती थी। लेकिन 80 और 90 के दशक में जिसने अपनी दमदार आवाज, जहरी डायलॉग और बेहतरीन अदाकारी से सबके दिलों पर राज किया, वो थे अमरीश पुरी, जिन्हें साल 1984 में आई एक हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम ऐसी की इसके बाद बॉलीवुड में भी उन्हें अलग अलग लुक में पेश करने का ट्रेंड बन गया। वैसे तो अमरीश पुरी की सभी लुक बेहतरीन थी, लेकिन साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया फिल्म के बाद उनकी जिस फिल्म में सबसे खतरनाक लुक देखने को मिली वो थी तहलका, जो रिलीज हुई थी 7 अगस्त 1992 को। एक्शन एडवेंचर थ्रिल से भरी इस फिल्म के राइटर व निर्देशक थे अनिल शर्मा, निर्माता थे केसी शर्मा, और मेन कास्ट में नजर आए थे धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, नसीरुद्दीन शाह, जावेद जाफरी, आदित्य पंचोली, सोनू वालिया, एकता सोनी, शिखा स्वरूप, पल्लवी जोशी, गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा व अमरीश पुरी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। लाए हो हिंदुस्तान से कोई बॉम्ब, गोला या तोप जो डोंग तक पहुंच सके। अनु मलिक के संगीत तले गीत लिखे थे हसरत जयपुरी, संतोष आनंद और खुद अनु मलिक ने, जिनके लिखे 7 गीत रखे गए थे, जिनमें हसरत जयपुरी और संतोष आनंद के 3 और 7वां जो अनु मलिक का लिखा था वो अमरीश पुरी की आवाज में था, जिसे अनु मलिक ने निर्देशक अनिल शर्मा की रिक्वेस्ट पर क्रिएट किया था। टी सीरीज के अंडर लॉन्च तहलका फिल्म का गीत संगीत हिट था, क्योंकि इसकी करीबन 15 लाख कैसेट सोल्ड हुई थी, जिस वजह से ये साल 1992 का 13वां सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। जबकि बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम की, तो दीवाना फिल्म का गीत संगीत नंबर 1 था, जिसकी करीबन 45 लाख कैसेट सोल्ड हुई थी। मेरे छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला खड़े खड़े। करीबन 2 घंटे 48 मिनट की तहलका को IMDb की तरफ से मिली 5.6 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी अच्छी लगती है। ऐसे में बात करें इसके बजट व कमाई की, तो करीबन 2.25 करोड़ के बजट में बनी तहलका 5 करोड़ 75 लाख की कमाई कर हिट रहते हुए साल की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म थी। इसलिए बात करें 38वें फिल्म फेयर अवार्ड की, तो तहलका बेशक साल की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म थी, लेकिन अवार्ड जीतने के मामले में खुश थी, क्योंकि एकमात्र नॉमिनेशन अमरीश पुरी को बेस्ट विलन की कैटेगरी में जरूर मिला, लेकिन वे अंगार फिल्म के नाना पाटेकर से हार गए। मेरा दिल है। सबसे पहले बात करें तहलका फिल्म को बनाने की, तो हमेशा की तरह खुद के निर्देशन में बनी फिल्मों की कहानी अनिल शर्मा खुद ही लिखते थे, इसलिए इसकी भी लिखी, लेकिन इस बार कहानी जरा हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड थी, और एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों से इंस्पायर्ड थी, जिसमें साल 1961 में आई द गन्स ऑफ नावरोन और 1968 में आई वेयर ईगल्स डेयर जैसी फिल्में थी, जिसमें वेयर ईगल्स डेयर से इंस्पायर्ड तो इससे पहले साल 1988 में आई मिथुंदा की कमांडो फिल्म भी थी। ऐसे में तहलका फिल्म में अनिल शर्मा ने जिसे सबसे पहले साइन किया वो थे उनके फेवरेट धर्मेंद्र, जिनके साथ उन्हें साल 1987 में हुकूमत फिल्म के जरिए पहली सफलता मिली थी। जिसके बाद साल 1989 में यालन जंग भी एक कामयाब फिल्म थी, लेकिन साल 1991 में आई फरिश्ते जरूर एक ऐसी नाकाम फिल्म थी, जिसके साथ न केवल अनिल शर्मा बल्कि धर्मेंद्र की भी कुछ खट्टी यादें जुड़ी हैं। ऐसे में तहलका में बतौर मेन अभिनेता धर्मेंद्र को लेने के बाद अनिल शर्मा ने एक बड़ा बदलाव जो किया वो ये था कि इस बार उन्होंने बतौर मेन खलनायक सदाशिव उमरापुरकर की जगह अमरीश पुरी को कंसीडर किया था, जो तब इंडस्ट्री के नंबर 1 और सबसे महंगे खलनायक थे। हालांकि अनिल शर्मा से जुड़े कुछ लोग अमरीश पुरी को लेने के खिलाफ थे, और इसलिए खिलाफ थे क्योंकि वे सभी फिल्मों में खलनायक की भूमिका करते थे। ऐसे में अनिल शर्मा ने तब कईयों के स्क्रीन टेस्ट भी लिए, लेकिन किसी को फाइनल नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जहन में तो केवल और केवल अमरीश पुरी ही थे, और इसलिए थे क्योंकि फिल्म की कहानी खुद अनिल शर्मा ने लिखी थी, इसलिए उनसे बेहतर किरदार की जानकारी किसी को नहीं थी। हालांकि फिर भी उन्होंने सभी की बात को अनसुना न करते हुए इस पर और ज्यादा सोच विचार करने के लिए किसी को भी साइन नहीं किया और शूटिंग शुरू कर दी। ऐसे में मनाली में करीबन 50 दिनों की शूटिंग करने के बाद अनिल शर्मा जब मुंबई पहुंचे तो सबसे पहले अमरीश पुरी से मिले
और शूट हुई फुटेज दिखाई तो अमरीश पुरी भी तुरंत करने को तैयार हो गए। वैसे मनाली की बात चल रही है तो ये भी बताते चले कि जब मार्च महीने में मनाली का शेड्यूल रखा गया तब वहाँ बर्फ पड़ रही थी, इसलिए सितारों समेत पूरी यूनिट वहाँ 10-11 दिनों तक पहुँच नहीं पाई। अनिल शर्मा, नसीरुद्दीन शाह, मुकेश खन्ना और कैमरामैन समेत थोड़े लोग ही पहुँच पाए थे तो जावेद जाफरी ट्रक में बैठकर इधर उधर पैदल चलकर 4 दिनों में मनाली पहुंचे थे। और जबकि वहीं धर्मेंद्र का हाल तो कुछ ऐसा था कि वे चंडीगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे में जब 10-11 दिनों तक शूटिंग शुरू नहीं हो पाई तो चारों तरफ बर्फ देखकर निर्देशक अनिल शर्मा का एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया कि वे खुद कैमरा उठाकर बर्फीली पहाड़ी और चलती गाड़ियों के लॉन्ग शॉट शूट करने लगे। इसके अलावा कास्टिंग से जुड़ी एक बात यह भी कि अनिल शर्मा इस बार धर्मेंद्र के साथ सनी देओल और संजय दत्त को भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने सनी देओल और संजय दत्त दोनों को अप्रोच भी किया, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते दोनों नहीं करने से मना कर दिया। ऐसे में अनिल शर्मा ने संजय दत्त की जगह आदित्य पंचोली को और सनी देओल की जगह नसीरुद्दीन शाह को साइन कर लिया। वैसे अगर देखा जाए तो नसीरुद्दीन ऐसे थे जिन्होंने बगैर कहानी सुने ही फिल्म साइन की थी, और इसलिए की थी क्योंकि फिल्म में धर्मेंद्र थे, जिनके साथ उन्होंने इससे पहले गुलामी फिल्म में भी काम किया था, और वो धर्मेंद्र ही थे जिन्हें देखकर नसीरुद्दीन शाह हीरो बने थे। इसलिए इस बात का जिक्र उन्होंने अनिल शर्मा से भी किया था कि वे धर्मेंद्र की तरह बनना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें ऐसी सूरत नहीं दी। आपका चेहरा, आपका जलवा, अल्लाह ही अल्लाह। वैसे तेलुगु फिल्म को लेकर शुरुआत में अनिल शर्मा ने काफी बड़ी प्लानिंग की थी। धर्मेंद्र, सनी देओल और संजय दत्त के साथ वे रजनीकांत को भी लेना चाहते थे, क्योंकि रजनी तब उनकी फरिश्ते फिल्म में भी साथ काम कर रहे थे, जिसके बाद दोनों में अच्छा याराना भी हो गया था। इसलिए रजनी ने तेलुगु फिल्म करने की हामी भी भर दी थी, लेकिन हाँ ही की थी कि तभी साउथ इंडस्ट्री में निर्माताओं की हड़ताल शुरू हो गई, जो करीबन 2 महीने चलती रही, जिससे रजनी की कई फिल्में भी अटक गई। ऐसे में हड़ताल खत्म होने के बाद रजनीकांत को इनकी शूटिंग पहले शुरू करनी थी, लेकिन तभी उन्हें बुलावा आ गया कि अनिल शर्मा कुछ दिनों में तेलुगु फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। तो उन्होंने अनिल शर्मा को अपनी प्रॉब्लम बता दी कि वे मई महीने से पहले शूटिंग शुरू नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहीं अनिल शर्मा को बर्फबारी के दौरान शूटिंग शुरू करनी थी, इसलिए वे शूटिंग मार्च महीने में ही शुरू करना चाहते थे। बस इसीलिए रजनीकांत की भूमिका में किसी और को लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब सवाल ये था कि किसे लिया जाए। ऐसे में अनिल शर्मा एक दिन टीवी पर महाभारत देख रहे थे, जिसमें भीष्म पितामह बने मुकेश खन्ना को देखकर वे इतने इम्प्रेस हुए कि तभी उन्होंने तेलुगु में मेजर कृष्णा राव की भूमिका में मुकेश खन्ना को लेने का मन बना लिया। और मुकेश ने भी अनिल को निराश न करते हुए ऐसी जहरी परफॉर्मेंस दी कि सभी उनके कायल हो गए। वैसे मुकेश खन्ना की बात चल रही है तो अनिल शर्मा बताते हैं कि जब मनाली में शूटिंग चल रही थी तो डेली 12-13 घंटों की शूटिंग के बाद जब रात को होटल पहुंचते थे तो सभी खूब एंजॉय करते थे, लेकिन मुकेश खन्ना इकलौते ऐसे थे जो अपने कमरे में चले जाते थे। इस वजह से सभी मुकेश खन्ना का खूब मजाक उड़ाते थे, खासकर अनिल शर्मा, जो मौज मस्ती वास्की न करने पर उन्हें असली भीष्म पितामह कहकर खूब चिढ़ाते थे। जिसके बाद ये सुनकर मुकेश खन्ना कभी कभार तो इधर उधर भाग भी जाते थे, तो कई बार जवाब भी दे देते कि शरीफ होना क्या कोई गुनाह है। इसके अलावा मुकेश खन्ना से जुड़ी एक बात यह भी है कि जब मनाली में तेलुगु फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब वहीं दूसरी तरफ कुल्लू में सौदागर फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी, जिसमें मुकेश खन्ना भी थे, इसलिए उनका दोनों तरफ आना जाना लगा रहता था। जिस वजह से सौदागर फिल्म के निर्देशक सुभाष घई भी कई बार रात को महफिल जमाने मनाली पहुंच जाते थे। वैसे एक वक्त ऐसा भी आया जब तेलुगु फिल्म की रिलीज से पहले अनिल शर्मा मुकेश खन्ना से नाराज हो गए। बात दरअसल ये थी कि महाभारत की शूटिंग के साथ मुकेश खन्ना तेलुगु, सौदागर और सौगंध जैसी फिल्मों की शूटिंग भी साथ ही कर रहे थे। ऐसे में सौगंध की शूटिंग सबसे पहले खत्म हो गई थी, इसलिए वो पहले रिलीज भी होने वाली थी। बस इस वजह से अनिल शर्मा चाहते थे कि मुकेश खन्ना सौगंध फिल्म की रिलीज डेट टलवा दें, और इसलिए टलवा दे क्योंकि सौगंध और सौदागर दोनों में उन्हें वो पब्लिसिटी नहीं मिलेगी जो अनिल शर्मा देंगे। लेकिन मुकेश खन्ना ने कहा कि वे कोई राजेश खन्ना नहीं है कि किसी फिल्म को रिलीज होने से रोक दें। हालांकि इसके बाद जब सौगंध रिलीज हुई और मुकेश खन्ना को पोस्टर पर भी जगह नहीं मिली तो उन्हें अनिल शर्मा की बात याद आ गई। बदलने वाली हम चीज नहीं, अरे हम मर्द हैं कोई कमीज नहीं। वैसे सौगंध और सौदागर बेशक तेलुगु से पहले रिलीज हुई, लेकिन इन फिल्मों से मुकेश खन्ना को कोई फायदा नहीं मिला। फायदा मिला उन्हें तेलुगु फिल्म के बाद, क्योंकि तेलुगु के बाद मुकेश खन्ना के पास निर्माताओं के इतने फोन आते थे कि उन्हें कईयों को मना भी करना पड़ता था। वैसे तेलुगु फिल्म से जुड़ी एक बात ये भी है कि अनिल शर्मा ने पहले शक्ति कपूर को भी लेने का मन बनाया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने जावेद जाफरी को साइन कर लिया, और साथ ही साइन किया एक नहीं बल्कि दो मिस इंडिया को,
क्योंकि सोनू वालिया जहां साल 1985 की मिस इंडिया थी तो शिखा साल 1988 की मिस इंडिया इंटरनेशनल थी। इनके अलावा तेलुगु फिल्म से जुड़ी एक बात यह भी है कि अनिल शर्मा ने नसीरुद्दीन शाह, जावेद जाफरी और आदित्य पंचोली को स्विम सूट पहनाकर जो सीन फिल्माया था वो उस टाइम काफी फेमस हुआ था। और इसलिए भी फेमस हुआ था क्योंकि इसमें नसीरुद्दीन शाह ने भी स्विम सूट पहन रखा था, क्योंकि नसीरुद्दीन जाने जाते थे अपनी आर्ट फिल्मों के लिए, लेकिन तब उन्होंने कमर्शियल फिल्मों के लिए भी खुद को ढाल लिया था। हालांकि सीन फिल्माने से पहले अनिल शर्मा ने उनकी राय भी ली थी कि वे ऐसा सीन करना चाहेंगे या नहीं, जिसके जवाब में नसीर ने सिर्फ यही बोला कि जब वे फिल्मों में फटे पुराने कपड़े पहन सकते हैं तो डिमांड के अकॉर्डिंग स्विम सूट भी पहन सकते हैं। मैं आपको आर्ट फिल्म का हीरो दिखाई देता हूँ? मेरी शक्ल सलीम लंगड़े जैसी है क्या? इसके अलावा अमरीश पुरी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि उन्हें एक गीत में आवाज देनी पड़ी थी। हालांकि अमरीश से पहले साल 1990 में आई यातिमताई और आज अर्जुन जैसी फिल्मों के भी एक गीत में आवाज दे चुके थे, लेकिन इस बार गीत के बोल जरा अटके थे। वैसे अनिल शर्मा का ऐसा गीत रखने का शुरुआत में कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक दिन जब वे अनु मलिक के साथ अमरीश पुरी को लेकर डिस्कस कर रहे थे तो प्लान बना कि क्यों न अमरीश पुरी की आवाज में गीत रिकॉर्ड कराया जाए। ऐसे में अनु मलिक ने अचानक कुछ हटके सोम श्यामो से ऐसा बोल दिया जो अनिल शर्मा को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसी पर अमरीश पुरी की आवाज में गीत रिकॉर्ड कराने का फैसला कर लिया। इसके अलावा डोंग कभी रोंग नहीं होता जैसा डायलॉग भी अनिल ने अनु मलिक के साथ मिलकर इजाद किया था, जो उस टाइम इतना फेमस हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। तेलुगु फिल्म के गीत संगीत की बात चल रही है तो कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए गीत सबसे पहले सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया था, लेकिन उस टाइम कुमार सानू और अलका याग्निक की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल थी, इसलिए बाद में ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया था। वैसे न केवल यही गीत बल्कि आपका चेहरा गीत भी कुछ ऐसा था कि जिसे पहले मोहम्मद अजीज के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कविता कृष्णमूर्ति की आवाज को अनुराधा पौडवाल की आवाज से रिप्लेस कर दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह थे गुलशन कुमार, जिनकी टी सीरीज कंपनी के अंडर तेलुगु का गीत संगीत लॉन्च किया गया था। ऐसे में गुलशन को अपनी फेवरेट गायिका अनुराधा पौडवाल को दिल दीवाने का डोला गीत से बाहर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस इसी वजह से आपका चेहरा गीत में कविता कृष्णमूर्ति की आवाज को उनकी आवाज से रिप्लेस किया गया था। इनके अलावा तेलुगु से जुड़ी एक और बात जो काफी अलग थी वो ये कि शम्मी कपूर जो हमेशा पॉजिटिव रोल में नजर आते थे तेलुगु में नेगेटिव रोल में थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ प्रेम चोपड़ा व गुलशन ग्रोवर ऐसे थे जो हमेशा नेगेटिव रोल में नजर आते थे, लेकिन इस फिल्म में वे पॉजिटिव रोल में नजर आए थे। तेलुगु फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो क्लाइमैक्स में धर्मेंद्र का अमरीश पुरी की चोटी पकड़कर आग में फेंकने वाला आइडिया दरअसल अनिल शर्मा को धर्मेंद्र ने दिया था, लेकिन जब ये बात अमरीश पुरी को पता चली तो वे भड़क गए और कहने लगे कि सिर के पीछे चोटी बड़ी मुश्किल से फिक्स की जाती है, इसलिए अगर कोई इसे खींचेगा तो ये तुरंत ही निकल जाएगी। जिसके बाद अनिल शर्मा ने इसका तोड़ निकालते हुए धर्मेंद्र को कहा कि उन्हें अमरीश पुरी की चोटी के साथ सिर को भी पकड़ना होगा ताकि नकली चोटी दर्शकों को न दिखे। इसके अलावा तेलुगु ऐसी फिल्म भी थी जिसे शोले के प्लॉट से भी इंस्पायर्ड बताया जाता है, क्योंकि शोले में गब्बर जहां ठाकुर के परिवार को मारकर उसके दोनों हाथ काट देता है, जिसके बाद गब्बर को मारने के लिए ठाकुर जयवीरू को बुला लेता है, तो तेलुगु में जनरल डोंग मेजर कृष्णा राव का एक पैर काट कर उसकी बेटी को अगवा कर लेता है, जिसके बाद डोंग को मारने के लिए मेजर कृष्णा राव धर्म सिंह और अपनी टीम को काम पर लगा देता है। और टीम की बात चल रही है तो ये भी बताते चले कि साल 1992 में आई विश्वात्मा के बाद तेलुगु दूसरी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी, तो अनिल शर्मा की तो अब तक की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म है। इसके अलावा तेलुगु धर्मेंद्र के लिए भी खास है, क्योंकि बतौर सोलो हीरो ये उनकी आखिरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। थोड़ी बात अब टाइटल को लेकर भी करे तो देवानंद अपनी साल 1989 में आई सच्चे का बोलबाला फिल्म का टाइटल पहले तेलुगु ही रखना चाहते थे, लेकिन टाइटल ऑलरेडी पहले से ही अनिल शर्मा ने रजिस्टर्ड करा रखा था, इसलिए देव को अपनी फिल्म का टाइटल बदलना पड़ा। वैसे ओवरऑल बात करें तेलुगु टाइटल की तो विराट प्रोडक्शन ने साल 1978 में शशि कपूर, रीना रॉय, शबाना आजमी, तारिक खान, काजल किरण व अमजद खान को लेकर तेलुगु टाइटल से एक फिल्म की घोषणा की थी, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म परमानेंटली ठंडे बस्ते में चली गई। फाइनली तेलुगु एक्शन एडवेंचर और जहरी डायलॉग से भरी एक जबरदस्त फिल्म थी, जिसकी तारीफ करने वाले आज भी कम नहीं है। ऐसे में अनिल शर्मा तो तेलुगु को लेकर कुछ ऐसा बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक वाली ये बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, क्योंकि इसमें दुश्मन के तेलुगु का जवाब तेलुगु से दिया गया था। वैसे एक बात ये भी कि तेलुगु की रिलीज के बाद निर्देशक अनिल शर्मा पर सेंसर बोर्ड से साठगांठ के आरोप भी लगे थे
और इसलिए लगे थे क्योंकि तहलका जैसी दूसरी फिल्मों को जहाँ ई सर्टिफिकेट मिला था तो तहलका यू सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई थी। ओल्ड इज गोल्ड में तहलका फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।